तो बेटा अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड। समझते क्या होता है, ठीक है। देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड को मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी, उससे पहले आप फील्ड के कंसेप्ट को समझो। ये फील्ड का कंसेप्ट आया कैसे, है ना। देखो, इनिशियल टाइम पे क्या होता था कि लोग इस बात को नहीं समझ पाते थे कि कोई भी दो बॉडीज किसी डिस्टेंस से कैसे इंटरेक्ट कर लेते हैं। आई मीन कोई एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी पे किसी डिस्टेंस से कैसे फोर्स लगा पाता है, क्योंकि ये बॉडी इससे फिजिकली तो इंटरेक्ट कर नहीं रही है ना, फिर भी इस पे फोर्स लगा देती है। तो ये डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल था, है ना। तो ऐसे में साइंटिस्ट हमारे पास आए, उन्होंने क्या करा, फील्ड का कंसेप्ट दिया। अब फील्ड का कंसेप्ट क्या कहती है, जैसे मान लो कोई भी एक मास है, वो क्या करता है अपने आसपास के रीजन को वो कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर लेता है। मतलब सम रीजन होता है जिसके आसपास एक पर्टिकुलर रेडियस तक का रीजन वो क्या करेगा, अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस कर रखता है उसमें, है ना। इस रीजन पे, पूरे इस रीजन में इस m1 मास का आपको इन्फ्लुएंस मिलेगा, ठीक है। जैसे ही उस रीजन के अंदर कोई दूसरा मास एंटर करता है, तो वो मास इसका ग्रेविटेशनल फील्ड को फील करता है इन द फॉर्म ऑफ फोर्स। आई बात समझ में। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, कोई भी मास अपने अराउंड के स्पेस को मॉडिफाई करता है बेटा, ठीक है। कोई भी मास अपने अराउंड स्पेस को मॉडिफाई करता है, और उस स्पेस के अंदर जब दूसरा मास आता है उसको उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस होती है। क्या ये बात समझ में आती है। तो इस तरीके से कोई भी एक मास डिस्टेंस से ही किसी दूसरे मास पे फोर्स लगा पाती है, क्योंकि उस एक्चुअली वो मास नहीं लगाती, उस मास का जो क्रिएट करा गया फील्ड है वो फील्ड उस पर फोर्स लगाती है, ठीक है। ये बात आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कोई भी मकड़ी होती है वो अपने प्रे को, यानी कि जो उसका शिकार होता है, उसको खुद नहीं पकड़ती। वो क्या करती है, वो जाल बुनती है उसके अराउंड, है ना। जो मकड़ी होती है वो अपने अराउंड पूरा एक जाल बुन के रखती है। जब उसमें कोई भी शिकार आता है वो अपने आप फंस जाता है उसमें। तो मकड़ी ने उसको नहीं पकड़ा, उसके जाल ने पकड़ा उसको, है ना। तो इसी तरीके से इस मास ने अपने अराउंड की फील्ड को मॉडिफाई कर लिया, वहाँ पे उसका इन्फ्लुएंस बना लिया। अब क्या होता है, जैसे ही दूसरा मास एंटर करेगा तो उस पर इस फील्ड के वजह से लगता है एक फोर्स। तो जो डिस्टेंस से फोर्स लग पाता है ना, वो इट इज़ ड्यू टू दी फील्ड, क्योंकि हर मास के अराउंड एक फील्ड बनता है, वो फील्ड लगाता है दूसरे मास पे फोर्स। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आती होगी। तो फील्ड कंसेप्ट हमने समझ लिया। तो अब देखो, अब फाइनली मैं ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन आपको समझा सकता हूँ। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, द रीजन अराउंड अ मास इन विच एनी अदर बॉडी एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब किसी भी मास के अराउंड वो रीजन जहाँ पे कोई दूसरा बॉडी, अदर बॉडी एक्सपीरियंस करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, मतलब कुल मिला के उसके इन्फ्लुएंस को महसूस करता है वो, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है, ये कभी रिपल्शन वाले फोर्स नहीं हुआ करते, जस्ट लाइक चार्ज, ठीक है। तो एनी अदर बॉडी एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड, उसी को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है बेटा। अब देखो, ये तो इसकी हो गई क्वालिटेटिव डेफिनेशन, ठीक है। ये क्या होगा, इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन, इसको मैं कहूंगा क्वालिटेटिव डेफिनेशन, ठीक है ना। क्वालिटेटिव डेफिनेशन, क्वालिटेटिव मतलब इसने आइडिया को समझाया, ठीक है ना। अब भैया ये तो पता है कि ये क्या होता है, अब इसको मेजर कैसे करेंगे, है ना। कि कहीं पे कितनी फील्ड है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा, वो कैसे मेजर करेंगे। तो इसको मेजर करने के लिए जो क्वांटिटेटिव आइडिया दिया वो हमें दिया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी द्वारा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड तो एक रीजन है, अब उस रीजन में कितना कोई फोर्स इन्फ्लुएंस करेगा उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमने कैसे डिफाइन करा, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। मतलब आप कभी भी किसी मास के फील्ड के अंदर आ जाते हो, तब जब आप पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, दैट फोर्स पर यूनिट मास इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इससे हमें ये पता चलता है कि किसी पॉइंट में कितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड लगी हुई है, ठीक है, इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड। अब देखो, मान लो हमारा अर्थ है या कोई भी प्लेनेट है, उसके आसपास चारों तरफ उसकी तो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी ही होगी, है ना। अब देखो, ये मान लो एक मास है उसके फील्ड के अंदर, तो इसको ये अट्रैक्ट करेगा कि नहीं। तो मान लो इसको ये F4 से अट्रैक्ट कर रहा है, ओके बेटा। और ये मास है इसके सेंटर से r डिस्टेंस दूरी पर, ठीक है। तो अब मुझे पता है इस m मास पे, जो स्मॉल m मास है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है बेटा, F फोर्स लग रहा है कि नहीं इतना। तो यूनिट मास पे कितना लगेगा, m मास पे F फोर्स लग रहा है, यूनिट मास पे F/m लगेगा। तो यही है कहने का तरीका, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम कैपिटल ई से भी दिखाते हैं और कभी कभार कैपिटल आई से भी दिखाते हैं, ठीक है।
तो दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ये हमने डिफाइन करा E बराबर फोर्स पर यूनिट मास। अच्छा, ये क्योंकि ये खुद में एक वेक्टर है, फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर है, क्वांटिटी जस्ट लाइक फोर, तो इसकी भी अपनी डायरेक्शन होगी और इसकी डायरेक्शन होती है वही सेम एज दैट ऑफ F। मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन होती है। समझे? तो फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। फोर्स तो m मास पे लगता है जबकि फील्ड इंटेंसिटी यूनिट मास पे लगती है ना। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास इज नोन एज फील्ड इंटेंसिटी। तो फील्ड इंटेंसिटी भी एक फोर्स ही है जो 1 kg पे लग रहा है, मतलब यूनिट मास पे लग रहा है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आती होगी। ठीक है, चलो इसको मैं डिराइव करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको छोटा सा फॉर्मूला है 2 स्टेप का, उसको डिराइव करके भी दिखा देते हैं। देखो, अब हमें पता है, ये पीछे का मैं ये डायग्राम को रेफर करूंगा। ठीक है बेटा, ये m मास है, कैपिटल M, ये स्मॉल m मास है, दोनों r डिस्टेंस दूरी पर है। तो हमें पता है एट डिस्टेंस r, एट डिस्टेंस स्मॉल r, है ना। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो कितना लगता है? फोर्स लगेगा इक्वल्स टू कैपिटल G टाइम्स m1 जो कि कैपिटल M था और m2 जो कि स्मॉल m था, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी मैंने स्मॉल r माना था, तो डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये मैंने ग्रेविटेशनल फॉर्मूला लगा दिया न्यूटन का। ठीक है, तो ये आ गया G कैपिटल M m अपॉन r स्क्वायर, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये तो फोर्स है। अब हमें पता है m मास पे अगर F फोर्स लग रहा है तो यूनिट मास पे कितना लगेगा? F बाई m। मतलब कुल मिला के मैं बात करना चाह रहा हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की। हम वो पीछे देख चुके हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, अगर मैं इसको I से दिखाऊँ या E से दिखा देता हूँ, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है ये होती है फोर्स पर यूनिट मास, है ना, फोर्स पर यूनिट मास। अब फोर्स कितना लग रहा है बेटा? मतलब m मास पे इतना ही तो फोर्स लगेगा, F बाई m स्मॉल m, है ना। तो देखो ये फोर्स की वैल्यू क्या है? G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई स्मॉल m से स्मॉल m कटा, है ना, और यहाँ पे r स्क्वायर भी है बेटा। तो ये बना आपका Gm बाय r स्क्वायर। दिस इज योर वैल्यू फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, E इक्वल्स टू Gm बाय r स्क्वायर। इसका ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Gm बाय r स्क्वायर, जहाँ पे r है सेंटर से मास तक का डिस्टेंस। ओके बेटा, यहाँ पे देखो एक कंसिडरेशन देखते हैं। एट सरफेस, सरफेस लेवल पे अगर हम बात करें तो एट सरफेस हमें पता है आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी। ये जो दोनों बॉडीज के सेंटर के बीच में, बॉडी तो बिल्कुल सरफेस पे ले आया ना, मैं एट सरफेस की बात कर रहे हैं, तो बॉडी बिल्कुल सरफेस पे है, तो इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी कैपिटल आर के बराबर होगी। स्मॉल आर को मैं कैपिटल आर से रिप्लेस करूंगा, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा E इक्वल्स टू Gm बाय कैपिटल आर स्क्वायर। और अगर आप ध्यान दो तो ये Gm बाई कैपिटल आर स्क्वायर ये एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ही वैल्यू बनती है एट सरफेस। ठीक है ना। तो हम एक बात कह सकते हैं, चलो चाहो तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में दिखा दूँ, तो स्मॉल जी के ऊपर भी, क्योंकि एसलेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है ना, बस कुछ नहीं है, साइन कंसिडर करके दिखा दिया। तो मैं कुल मिला के मेरा मुद्दा ये है कि ये जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बनती है एट सरफेस, इट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आया? तो जो आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है सरफेस लेवल पे, वो एग्जैक्टली एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होती है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ये सब होती है, ऐसा नहीं कहना चाह रहा। हाँ, जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है वो न्यूमेरिकली इक्वल टू जी के बराबर होती है सरफेस लेवल पे। इतनी बात आई होप समझ में आती होगी। ठीक है, तो अब हम देख लेंगे इसके ऊपर छोटे मोटे एक दो न्यूमेरिकल। ठीक है, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल होते हैं इसके ऊपर। देखो सवाल में क्या पूछ रहा है? फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड व्हेन अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10 kg ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। ये तो सिंपल जनरल फॉर्मूले पे बेस्ड है। देखो ये बता रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड बताइए जब फोर्स ऑफ 100 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है किस बॉडी पे? 10 kg मास के बॉडी पे, है ना। तो हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड और कुछ नहीं होता, इट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास होता है ना। फोर्स उसने बता ही रखा है 100 न्यूटन का लग रहा है, और मास की वैल्यू उसने 10 kg दे रखा है, तो सिंपली 10 हो गया ना, 10 न्यूटन पर kg, ये इसकी यूनिट हो गई। यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया, जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है उसकी जो यूनिट होगी वो न्यूटन पर kg होगी। ठीक है, इट इज़ न्यूटन पर kg। ठीक है, फॉर्मूले का एक्सप्रेशन कुछ भी बने,
पर यूनिट तो सेम रहेगा, इट इज न्यूटन पर केजी, क्योंकि इट रिप्रेजेंटिंग फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है ना। ओके, तो ये इसका आंसर आ गया 10 न्यूटन पर केजी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब देखो ये दूसरी बात, टू बॉडीज ऑफ मास इज 10 केजी एंड 1000 केजीज, ठीक है, दो बॉडीज है, एक 10 केजी का, एक 1000 केजी का, आर एट अ डिस्टेंस 1 मीटर अपार्ट, दोनों 1 मीटर दूरी पे रखे हुए एक दूसरे से, एट विच पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम विल द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बी जीरो। अच्छा देखो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। वो कह रहा है दो मासेस रखे हुए, एक है 10 केजी का और एक है आपके पास 1000 केजी का, ठीक है। दोनों के सेंटर्स के बीच की जो दूरी दी हुई है वो बेटा आपको दिया हुआ है 1 मीटर, दोनों 1 मीटर की दूरी पे रखी हुई है एक दूसरे से। तो वो कह रहा है बताइए इन दोनों के बीच में कहीं कहीं किस डिस्टेंस पे जाके ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो नेट बनेगा वो जीरो बनेगा, ठीक है। समझ में भी आता है, देखो मान लो यदि ये दोनों बराबर मास के होते, ठीक है, तो बिल्कुल सेंटर पे यदि कोई मास होता ना बेटा, आप खुद इमेजिन कर सकते हो, इसको ये फर्स्ट बॉडी जितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होता ना, उतनी ही सेम फोर्स से सेकंड बॉडी भी उसे अट्रैक्ट कर रहा होता। तो दोनों तरफ ये जब बराबर फोर्स से खींच रहा होता तो इस पे नेट फोर्स कितना बनता बेटा, जीरो, ठीक है ना। तो दोनों, क्योंकि ग्रेविटेशन का जो फोर्स होता है वो अट्रैक्शन होता है हमेशा, तो यहाँ पे जो भी मास होगा उसको ये बॉडी भी अट्रैक्ट करेगी और ये बॉडी भी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे दोनों फोर्सेस बराबर हो जाती है और उस पॉइंट पे उस पे नेट फोर्स जीरो हो जाता है, ठीक है। अगर दोनों मासेस सेम थे तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे ही मिलेगा वो न्यूट्रल पॉइंट, है ना। और क्योंकि दोनों मासेस अलग अलग है तो डिस्टेंस को वेरी कराना पड़ेगा, आगे पीछे खिसका के, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम बनेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो कंसेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको हम न्यूट्रल पॉइंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो बेटा आप, तो सॉल्यूशन पे बात करते हैं। तो देखो सीधी सी बात है, हमें कुछ नहीं करना। मान लो ये पॉइंट P था, ठीक है, जो कि पहले वाले मास से x दूरी पर है, तो सिमिलरली दूसरे वाले मास से वो कितनी हो जाएगी 1 - x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 1 मीटर का है इन दोनों के बीच में। तो मैंने मान लिया कहीं पे भी रैंडम कोई भी पॉइंट एक ऐसा मान लिया जो कि पहली बॉडी से x डिस्टेंस दूर है, और दूसरे से सिमिलरली वो 1 - x हो जाएगा, ठीक है, दूसरे से वो 1 - x की दूरी पे हो जाएगी। तो एक बात बताओ, जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पहली बॉडी द्वारा क्रिएट करी जाएगी और जो दूसरी बॉडी द्वारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे क्रिएट करी जाएगी, क्या इस कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों को मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होना चाहिए? भाई बराबर होगा तभी तो न्यूट्रल पॉइंट आएगा, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटिंग फोर्स पर यूनिट मास। तो एक यूनिट मास को अगर यहाँ पे रख के इमेजिन करो तो उस पर जितना फोर्स ये लगाए उतना ही फोर्स ये लगाए, है ना। तो मतलब दोनों की इंटेंसिटी बराबर होनी चाहिए, तो दोनों को बराबर रख दिया। देखो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम, ये मान लो m1 रख दिया, बाई r1 का स्क्वायर इक्वल्स टू जी m2 बाई r2 का स्क्वायर, ठीक है। g से g कटा, m1 r1 क्यों लिखा है, क्योंकि मास डिफरेंट है और अलग अलग दूरी पे रखे हुए हैं उस न्यूट्रल पॉइंट से, है ना। जिस पॉइंट पे हम फील्ड निकालते हैं ना बेटा, बॉडी के सेंटर से उसी पॉइंट की दूरी आती है यहाँ पे नीचे r, ठीक है ना। ये r कौन सी दूरी होती है, उस पॉइंट की दूरी होती है जहाँ पे फील्ड निकाल रहे हैं, कहाँ से, बॉडी से, बॉडी के सेंटर से, ठीक है। इस बॉडी के वजह से फील्ड कितनी क्रिएट होगी, तो वो डिस्टेंस है x। तो यहाँ पे हम रख देंगे, देखो पहले बॉडी का मास 10 केजी दिया हुआ है और इसका डिस्टेंस x स्क्वायर रख देंगे, इक्वल टू ये दूसरे बॉडी का मास 1000 केजी दिया हुआ है और नीचे इसका डिस्टेंस जो है 1 - x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। जीरो से एक जीरो कटा, तो रेसिप्रोकल ले लो बेटा, एक्स स्क्वायर 1 - x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 हो गया, क्योंकि ऊपर 100 था, रेसिप्रोकल ले लिया, नीचे 100, ऊपर 1 - x का होल स्क्वायर, इधर 1/x² का फॉर्म था, ऊपर गया x स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखो इतने तो बुद्धू है नहीं कि इसके स्क्वायर सॉल्व करें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो बेटा। तो x हो गया, 1 - x हो गया और 100 हो गया, ठीक है। 100 नहीं सॉरी 10 हो गया ये, ओके बेटा, ये 10 हो गया, 100 का रूट 10, 10 को उधर भेजो 10x बना इक्वल्स टू 1 - x, x को इधर भेजो 11x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू हो गया 1/11। बताओ ये बात समझ में आती है। यहाँ पे ये 1/11 क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस 1/11 मीटर्स, ठीक है। आप इसको फ्रैक्शन में भी रख सकते हो। तो फाइनली आपका आंसर बना 1/11 मीटर्स। तो 1/11 मीटर्स कहाँ से, पहली वाली बॉडी से, है ना, 10 केजी मास से। तो आपको यहाँ पे रेफरेंस देना पड़ेगा x इक्वल्स टू 1/11 मीटर्स फ्रॉम 10 केजी मास, फ्रॉम 10 केजी मास द न्यूट्रल पॉइंट विल बी ऑब्टेन्ड। ये बात क्लियर होती है आपको। हमेशा अगर
आपने मान लो क्या पता है एक्स यहाँ से मान रखा होता है ना, तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे जो आपने एक्स निकाला वो कहाँ से मेजर कर रहे हो आप। तो मैं अगर यहाँ से लेता तो मैं बोलता फ्रॉम 1000 kg मास, तो 1000 kg से आप इतना 1/11 मीटर चलिए, तब जाके आपको न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो हमने इससे माना हुआ है, तो हमने रेफरेंस दे दिया फ्रॉम 10 kg ऑफ मास। इतनी बात क्लियर होती है बेटा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, फील्ड के बाद आप समझेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल।